So today we'll be dealing with solitary confinement, and I think we'll start with mistakes of section 76 and 79 as well under IPC. तो पहले हम solitary confinement से डील कर लेते हैं. इस पे थोड़ा हम लोग डेल्व करेंगे ऑन लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या कह रहा है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है 74 में, और इसका लिटरल मतलब क्या है. देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है एज अ सेपरेट कन्फाइनमेंट दैट गिव्स अ प्रिजनर एक्सट्रीमली लिमिटेड एक्सेस टू अदर पीपल. और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी माना जाता है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी काल कोठरी में व्यक्ति को बंद करके रख दिया जाता है, ना उसे एडिक्वेट सनलाइट मिलती है, ना उसे दूसरे लोगों के बारे में पता रहता है, तो वो एकदम आइसोलेशन में रखा जाता है. इसकी वजह से कई फियर, साइकोसिस, एंग्जाइटी और कई मेंटल इम्बैलेंसेस ह्यूमंस में नोटिस किए गए हैं, जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है. तो हम लोग इसके मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एस्पेक्ट से भी थोड़ा सा डील करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं डील करना चाहता मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट को, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए रेलेवेंट नहीं है. लेकिन मैंने आपके लिए मटेरियल तैयार करके रखा है, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हैं. एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए वो नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ. आपको एकेडमिक्स या आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यू आर वेलकम टू रीड. एक्स्ट्रा नॉलेज नेवर हर्ट्स यू. बट सीधे से बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम है वो आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मेजॉरिटी में क्या होता है. हाँ, मैं आपको ब्रीफली उसके इफेक्ट बता दूंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. नाउ विल स्टार्ट विद द सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस. सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो जब भी सवाल है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया गया है, तो आपका आंसर 73 होना चाहिए. या जब भी सवाल है कि मैक्सिमम की अपर लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो 3 महीने है वो कहाँ दी गई है, तो वही आपका आंसर 73 होना चाहिए. ऑलराइट, क्योंकि 3 महीने का पीरियड सेक्शन 73 में ही दिया गया है. अब सेक्शन 73 कहता है, वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज़ द पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट. रिगरस इम्प्रिजनमेंट मार्क कर लीजिए. तो इसी से आपको पता चल जाता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सेंटेंस तभी पास हो सकता है जब ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हुआ हो जिसमें कोर्ट रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है. ऑलराइट, तो ये साइन क्वा नॉन है. अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कहीं लिख दिया है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जा सकता है, तो ऐसे केस में जान लीजिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता. लेकिन मान लीजिए लेजिस्लेचर ने अगर कहीं बताया है कि आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं या इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो वहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है. तो वही लेजिस्लेचर कहना चाहता है कि जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है ऐसे ऑफेंस में जहाँ पे आईपीसी को पढ़ने के बाद यू कम टू अ कंक्लूजन दैट द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम फॉर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो कोर्ट में का मतलब में जो है वो इनेबलिंग प्रोविजन बताता है. सो मार्क द वर्ड में. By the usage of word may, the legislature is actually telling to the courts that it is an enabling provision. ज़रूरी नहीं कि आप हर केस में दें, और इनफैक्ट हर केस में देना भी नहीं चाहिए. ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत डेप्रिकेटेड प्रैक्टिस है और यूजुअली सुपीरियर कोर्ट्स पसंद नहीं करते इम्पोजिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसिंग. So the courts may by its sentence order the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in whole, according to the following scale. That is to say, a time not exceeding 1 month, if the imprisonment shall not exceed 6 months. ये पीरियड मार्क करते जाइए कि एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर 6 महीने का टोटल सेंटेंस है तो एक बार में सिर्फ 1 मंथ का दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सेंटेंस नहीं दिया जा सकता. अगर मान लीजिए टोटल सज़ा 1 साल के अंदर की दी गई है पर 6 महीने से ज़्यादा, तो 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम दिया जा सकता है. और अगर मान लीजिए सज़ा 1 साल से ऊपर की दी गई है तो आप मैक्सिमम 3 महीना दे सकते हैं, चाहे वो जितनी की भी हो. ठीक है, 1 साल से ऊपर चाहे जितनी की भी हो, 10 साल 14 साल डजेंट मैटर. मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का ही दे सकते हैं. तो ये इस प्रोविज़न में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. उन्हीं ऑफेंसेस में सज़ा हो सकती है जहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है. देना ज़रूरी नहीं है, दिया जा सकता है. दूसरी बात, 73 में क्या ज़रूरी है, इनेबलिंग प्रोविज़न है.
इनेबलिंग प्रोविजन ये इनेबल करता है कि कोर्ट ऐसा कर सकता है, ये मैंडेट नहीं करता है कोर्ट को कि कोर्ट को करना ही होगा। तीसरा है कि अपर लिमिट भी लेजिस्लेचर ने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू हैव टू सेंटेंस फॉर 3 months इन द मैटर्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और फिर वो स्केल भी बताता है कि मान लीजिए 6 महीने से कम का अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है तो मैक्सिमम आप 1 महीना दे सकते हो, 6 महीने से ज़्यादा पर 1 साल से कम तो मैक्सिमम 2 महीना, 1 साल से ज़्यादा तो मैक्सिमम 3 महीना। ये भी नहीं है कि एकदम आर्बिट्रेरी है कि आपने भले ही 6 महीने की सज़ा दी हो तब भी आप 3 महीना देते, नहीं, लेजिस्लेचर ने स्केल फिक्स कर दी है। 6 महीने से कम की सज़ा तो 1 महीना, 6 महीने से ज़्यादा पर 1 साल से कम तो 2 महीना, 1 साल से ऊपर तो 3 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। आपको ये पीरियड मेमोराइज करने की ज़रूरत है, ये प्रीलिम्स में एज इट इज़ आ जाते हैं। सो प्रीलिम्स में जब भी ऐसा सवाल आए तो बी वेरी अवेयर अबाउट इट। 1-2 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईपीसी में से अगर जब भी सवाल बनता है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे सवाल आना बहुत ही जायज़ है और बहुत ही पॉपुलर सवाल हैं ये सारे। नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब लिमिट और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डिफरेंस याद रखिएगा। सेक्शन 74 ये बताता है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सेंटेंस को। तो कभी कभी प्रीलिम्स में, ये प्रीलिम्स के मैटर से इंपॉर्टेंट है सेक्शन 74, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि लिमिट का मतलब है वो जो 3 महीने की लिमिट है, और वो ऑप्शंस में 73 या 74 लिखा है तो 74 पे मार्क कराते हैं। इसमें सही आंसर 74 होगा जहां लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूछा गया है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो आपकी मेमोरी चेक कर रहा है वहाँ पे कि आपको मार्जिनल नोट या हेड नोट ऑफ सेक्शन 74 याद है या नहीं। जब मेंस में आप लिखेंगे तो आप बता देंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीना दिया जा सकता है और वो 73 में लिखा है, दैट इज़ ओके। लेकिन जब भी प्रीलिम्स में सवाल आता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो इसके बेसिस पे आएगा कि मेमोरी के बेसिस पे आएगा। वो एज इट इज़ हो सकता है लिख दे, जो सेक्शन 74 में लिखा लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आपको सीधे पूछ लेगा लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया गया है, और आपको उसमें वही आंसर चूज़ करना है प्रिलिमिनरी में जो बेयर एक्ट कह रही है। ऑलराइट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आर वेरी बेयर एक्ट डोमिनेंट। वहाँ पे 60-40 का रेशियो होता है। 60 to 65% आपका बेयर एक्ट से सवाल आएगा, 40 to 35% जो आपके सवाल आएंगे वो जनरल नुआंसेस से आते हैं, एक्सेप्शनल नुआंसेस से नहीं आते हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विस में ये रूल नहीं फॉलो होता। दिल्ली जुडिशियल सर्विस में आप नुआंसेस पे ही सवाल एक्सपेक्ट करिए। प्रीलिम्स में भी वहाँ पे प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एग्ज़ाम। कई स्टेट्स के, इनफैक्ट सारे स्टेट के एचजीएस से भी ज़्यादा वहाँ का दिल्ली जुडिशियल सर्विस का प्रीलिम्स कठिन होता है। सो सेक्शन 74 पे आते हैं। अब सेक्शन 74 में लिखा लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम, with intervals between such solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, solitary confinement shall not exceed 7 days। ये जो 14 days और 7 days का पीरियड है और जो पीरियड दिया गया है वो मार्क कर लीजिएगा। So continuing further, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods। तो सेक्शन 74 कह रहा है, इसमें 2 पार्ट्स हैं कि अगर एक बार में आप सेंटेंस दे रहे हो तो आप एक बार में किसी पर्सन को 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक बार में नहीं रखोगे। जैसे आपने देखा ना, अपर लिमिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए 2 साल का सेंटेंस दिया गया है तो 3 महीना दी जा सकती है। तो जब 3 महीना मैक्सिमम जब दी जा सकती है तो ऐसे केस में आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? क्या एक साथ आप उसको 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दोगे? लेजिस्लेचर कह रहा है नहीं, लेजिस्लेचर कह रहा है एक बार में आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए डालेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पीरियड है वो टोटल पीरियड को ध्यान में अगर हम रखें हैं तो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड हमारे लेजिस्लेशन के पर्पज़ के लिए 3 मंथ से ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपने लेजिस्लेशन में 2 साल का पीरियड लिया है। तो ऐसे केस में एक बार में आप 7 दिन का सेंटेंस दे सकते हो। ऑलराइट, और अगर मान लीजिए हमारा टोटल पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट
3 महीने के अंदर होता तो एक बार में 14 दिन का दिया जा सकता है, ऑलराइट, क्योंकि उसके बाद तो आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि पीरियड एक्सपायर कर जाएगा। तो लेजिस्लेचर सेक्शन 74 में आपको ये बताता है कि आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो सेंटेंस है उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। वो ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि टोटल अपर लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें तो आपको सेक्शन 73 बताता है। तो मान लीजिए अगर किसी कन्विक्ट का टोटल सेंटेंस जो है, मान लीजिए उसे टोटल सज़ा 2 साल की दी गई है और ये बोला गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको मिलेगा 3 महीने का मैक्सिमम। मान लीजिए जज ने उसे मैक्सिमम अपर लिमिट दे दी है कि इनको 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी इन्हीं 2 साल के अंदर भुगतना होगा। तो ऐसे केस में जो सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा वो ऐसे नहीं होगा कि मान लीजिए साल शुरू हुआ, मतलब उनकी सज़ा शुरू हुई, मान लीजिए साल की 1 जनवरी को शुरू हुई, तो ऐसे में पहले 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले महीने जो उसकी सज़ा होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, वो पहले सिर्फ 7 दिन होगी मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में 7 दिन होगी, फिर उसके 3rd मंथ के लास्ट वीक में 7 दिन होगी, या ऐसे इंटरवल्स के ड्यूरेशन में होगी जिसमें उन 2 साल के पीरियड में पूरा का पूरा 3 महीना भी बन जाए और ये भी इंश्योर हो जाए कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो उसने पीरियड एक बार में झेला है वो लगातार दूसरा पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ना झेले बिना ब्रेक के, दूसरा पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ना झेले बिना ब्रेक के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए उसे जनवरी के लास्ट वीक में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी गई और फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दे दी गई, ऐसा नहीं किया जा सकता सक्सेसिवली। उसको ब्रेक देना होगा उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पीरियड में, और मिनिमम ब्रेक लेजिस्लेचर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो मिनिमम टू मिनिमम है, वो उतना है कि जितनी टाइम उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अभी झेला है ना, मिनिमम उसको उतना ब्रेक देना ज़रूरी है, ऑलराइट। तो ये सेकंड पार्ट की बात है, क्योंकि हमारा टोटल पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट 1 साल 3 महीने को ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो टोटल सज़ा है वो 3 महीने के अंदर की दी गई है, तो आप एक बार में 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 74 सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। सेक्शन 74 ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप मैक्सिमम पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या दे सकते हो, वो सेक्शन 73 बताता है। तो अगर मान लीजिए अगर कोर्ट ने 3 महीने के अंदर की सज़ा दी है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड 1 मंथ ही हो पाएगा ऐसे केस में, क्योंकि जब 74 का 73 से रीड करेंगे देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि सज़ा तो आप 1 ही महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की दे सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत कंस्ट्रक्शन करना आसान है कि एक बार में आप 14 दिन की सज़ा दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी ख़त्म हो जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जब उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इम्प्रिजनमेंट में रहना है, फॉर द सेक ऑफ आर इलस्ट्रेशन, मान लीजिए 2 साल की टोटल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है और कोर्ट ने मान लीजिए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पास किए जो 3 महीना है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो एक बार में 7 दिन वाला रूल फॉलो करेगा। तो ये बात चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इस पे आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ये बस आपको प्रिलिमिनरी लेवल पे याद रखना है। इस पे बहुत प्रिलिमिनरी सवाल आते हैं, इस पे कोई नुआंस सवाल नहीं आते, इसमें नुआंसेस नहीं है, इसमें नॉलेज के लिए, जानने के लिए चीज़ें हैं। कि जैसे सेक्शन 34 और 149 में बहुत सारे नुआंसेस थे, उन सबको हमने डील किया कि भाई चार्ज ऑल्टर हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बस आपको ये जो पीरियड्स दिए गए हैं वो उनको ध्यान में रखना है, उन पे कंफ्यूज नहीं होना है, और साथ में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए प्रिलिमिनरी में सवाल आए तो आपके दिमाग में सेक्शन 73 और 74 के बीच में डिफरेंस एकदम ध्यान में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 74 जो कहता है लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो बताता है कि आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टोटल पीरियड निर्धारित करता है। वो ये बताता है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक केस में कितना दे सकते हैं, किन सिचुएशन में दे सकते हैं, और किस तरीके से दे सकते हैं।
ऑल राइट, और पावर टू गिव सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 73 से ही फ्लो करती है प्राइमरली। 74 जो है 74 इट्स ऑल अबाउट हाउ विल यू एग्जीक्यूट इट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब एग्जाम में कभी कभी सवाल आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडर व्हाट प्रोविजन लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज गिवन। तो लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप जैसे ही पढ़ें उसको 73 की 3 महीने की और 1 महीने की लिमिट से ना कंफ्यूज कर लें कि मैक्सिमम 3 महीना दिया जा सकता है अगर इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ऊपर का हो, या इम्प्रिजनमेंट 6 महीने के अंदर का है तो मैक्सिमम 1 महीना दिया जा सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको इग्नोर करिएगा, ये मैटर नहीं है। वो आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ तो आप 3 महीना दे सकते हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल वो बस वेयर एक्ट लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछ रहा है कि क्या लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविज़न किधर दिया गया है। तो वहाँ पे दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे सेक्शन 74 आपको सीधे ध्यान में रखना है और वही मार्क करना है, क्योंकि वो मार्जिनल नोट से सवाल है, वो हेड नोट से सवाल है, वो मेमोरी चेक कर रहा है क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा, आपके 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक मेमोरी का और एक कंसेप्चुअल, लेकिन प्राइमरली मेमोरी का टेस्ट होता है प्रिलिमिनरी में। मेंस में आपका यही जो रोल है ऑब्जेक्टिव का और कंसेप्चुअल का, ये रिवर्स हो जाता है। मेंस में आपका कंसेप्चुअल ज़्यादा टेस्ट होता है और मेमोरी कम टेस्ट होती है, ऑल राइट। तो वही मेंस में वही सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। तो ये एग्ज़ाम के डिफरेंस में भी ध्यान रखिएगा। प्रिलिमिनरी में आपको मेमोरी डोमिनेंट होना है, कंसेप्चुअल डोमिनेंट कम होना है। 65% मेमोरी डोमिनेंट, 35% कंसेप्चुअल डोमिनेंट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इन मेंस एग्जामिनेशन you have to be 65% conceptual dominant and 35% memory dominant। वही वाली सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। हाँ, बस दिल्ली जुडिशियल सर्विस के लिए ये रूल्स नहीं अप्लाई करते। दिल्ली जुडिशियल सर्विस के लिए आपको टोटली कंसेप्चुअल डोमिनेंट होना होगा और मेमोरी डोमिनेंट भी होना होगा, ठीक है। सो कीप दैट डिफरेंस इन माइंड, क्योंकि हर एग्जामिनेशन का एक अपना पैटर्न है कि दिल्ली हाईकोर्ट जो पेपर लेता है वो एकदम अलग स्केल का होता है, और यहाँ पे जो बाकी स्टेट्स पेपर लेते हैं वो एकेडमिक पेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो दे आर इन अ सर्टेन सेंस ईजियर टू क्रैक। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे क्या आपको बताना है और कहाँ पे किस चीज़ को आपको कोट करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा 73-74 में। तो ये इसको आपको बेयर एक्ट लेवल पे पढ़ना है प्राइमरली, नथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, अब मैं इस पे थोड़ा जुडिशियल लॉ पे थोड़ा बात कर लेता हूँ। एक इस पे लोकस क्लासिकस है, वो है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो प्रैक्टिस थी ना जेलर्स की कि मान लीजिए किसी पर्सन को सेंटेंस ऑफ डेथ में जेल में डाला गया है तो उसे ऑटोमेटिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया जाता था फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इवन विदाउट द सैंक्शन ऑफ सेक्शन 73 और 74 और इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट रूल्स। और वो हमेशा स्टेट और गवर्नमेंट हमेशा एक प्ली लेती थी कि हम इसलिए उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं क्योंकि सेंटेंस ऑफ डेथ में क्या पता वो किसी को मार दे गुस्से में या अपने आप को हार्म कर ले, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, कई लोग पागल हो जाते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, इट लैशेस द सेंसेस अंटिल द स्पिरिट लैप्सेस इनटू द नेबरहुड ऑफ ल्यूनेसी। ये कोट है सुप्रीम कोर्ट का। इट लैशेस द सेंसेस अंटिल द स्पिरिट लैप्सेस इनटू द नेबरहुड ऑफ ल्यूनेसी। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कोर्ट है ना, बहुत इस जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो एकदम मैकेनिकल एप्लीकेशन है उसको पसंद नहीं करता कि आपने सीधे कर दिया, और इसको ग्रोस अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट मानता है। उसने ये नहीं बोला कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये उसने एक्सप्रेसली नहीं बोला। उसने बस ये बोला है कि जनरली ऐसा सेंटेंस नहीं देना चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस थी कि कोई प्रिजनर इज़ अंडर अ सेंटेंस ऑफ डेथ तो उसको आप सीधे वहाँ पे डाल दो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में, कि प्रिजनर अंडर अ सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब ये होना चाहिए कि उसको सेंटेंस ऑफ डेथ ये मिला है जो फाइनल है, कंक्लूसिव है और इनडिफिजिबल है, और जिसको आप हटा नहीं सकते बाय एनी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर।
ना मर्सी के जुरिस्डिक्शन से हटा सकते हैं, ना अपील के जुरिस्डिक्शन से हटा सकते हैं, तो वो माना जाएगा कि प्रिजनर अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ है। मेरली इस बात से वो नहीं माना जाएगा कि उसको सेंटेंस ऑफ डेथ सेशंस कोर्ट ने पास किया और अभी कंफर्म्ड हुआ नहीं और आपने उसको ऑटोमेटिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। इस पर्पस के लिए जो प्रिजन रूल्स थे और सेक्शन 366(2) ऑफ द CRPC और आर्टिकल 20 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया गया टू कम टू दैट कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी को ऐसा प्रिजनर मिलता है हु इज अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, तो जेलर को वो सेफ कीपिंग के लिए दिया जाता है, उसको सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया गया है। ही इज इन गेस्ट कस्टडी इन द सेफ कीपिंग ऑफ द होस्ट जेलर अंटिल द टर्मिनल आवर ऑफ टेरेस्ट्रियल फेयरवेल विक्स हिम अवे टू हॉल्टर। मतलब कोर्ट कह रहा है कि उसको एक एनालॉजी ड्रॉ करता है कि उसको सेफ कीपिंग के लिए रखा जाता है जेलर के पास जब तक उसके मरने का वक्त ना आ जाए। उसको इसलिए नहीं रखा जाता कि आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उस पर एग्जीक्यूट करवाओ। और कोर्ट ने इस इफेक्ट को भी देखा है, जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होता है और जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के, वो इतने बुरे होते हैं कि फांसी से पहले या मरने से पहले, अगर मान लीजिए डेथ सेंटेंस हर जगह से कंफर्म भी हो गया और ये हो गया कि आप इस आदमी को मरना ही है, तो ऐसे में वो बहुत पहले ही पागल हो चुका होता है। और अगर मान लीजिए कि ऐसे आदमी जिसको डेथ सेंटेंस मान लीजिए सेशंस कोर्ट ने पास किया, हाई कोर्ट ने अक्विट कर दिया और ये अक्विटल की स्टेज आने पे 3-4 साल लग गए या 10 साल लग गए, तो आदमी जिसको अगर मान लीजिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया गया तो वो टोटल पागल हो जाएगा। उसको ल्यूनेसी एकदम अफेक्ट करेगी, वो उसको पता नहीं कितने डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और जो मेंटल ट्रॉमा होगा वो उसका अनपैरेलल्ड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी काफ़ी रेफर किया और ये बोला कि ऑटोमेटिकली आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं दे सकते, और अगर आप प्रिजन मैनुअल के प्रोविज़न के हिसाब से भी देते हैं तो तभी दे सकते हैं जब प्रिजन में ऑफेंस किया जाए उस तरीके का। आप ऐसे नहीं दे सकते कि अरे उसको सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया है तो आप उसको उठा के सीधे से वहाँ रख दो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दो। कोर्ट ने बोला है कि अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ का टोटल मतलब ये होता है कि उसकी अपील्स की, उसकी रिवीजन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के यूसेज की सारी रेमेडीज़ जो हैं एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तब माना जाएगा वो सेंटेंस ऑफ डेथ है। ये नहीं माना जाएगा कि मेरली उस पर पास किया गया और उसको सेक्शन 366 ऑफ द CRPC में कस्टडी में रखा गया पेंडिंग द कन्फर्मेशन, तो आपने अज्यूम कर लिया कि अब ये सेंटेंस अभी अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ है तो इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो। नहीं, पता चला कि कन्फर्मेशन की जगह एक्विटल हो गया, इसमें 10 साल लग गया और कोई व्यक्ति अपनी बिना गलती के ही पागल हो गया। देयर इज़ एन अडेज कि whom God wishes to destroy, he first makes him mad। तो ये अडेज को भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा और ये बोला कि प्रिजन कल्चर में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को इम्पोज करने का जो मैकेनिकल रूट है इसको डेप्रिकेट करना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट राइटली डेप्रिकेटेड इट एज वेल, और ये बोला कि ऑटोमेटिकली या मैकेनिकली इसको नहीं लगाएंगे। अच्छा, एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए सुनील बत्रा कितना रेलेवेंट है? तो देखिए, ये रेलेवेंसी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज़्यादा आती है और एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सवाल आता है ज़्यादातर, ऑफ कोर्स मैं जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल सेंसेस में नहीं। जनरली ये सवाल आता है कि इनमें से कौन सा जजमेंट जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, तो आंसर आपका होना चाहिए सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन में था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। और त्रिवेणी वैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में भी ये क्वेश्चन में आया था, लेकिन सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स। वो सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछते हैं कि सुनील बत्रा कौन सा इनमें से जजमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें से इसका ध्यान रखिएगा। तो त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में एक और बात बोली गई थी कि सो लॉन्ग एज द मैटर इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट बिफोर द फाइनल एडजुडिकेशन, इवन द पर्सन हु हैज़ बीन कंडेम्ड और हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ हैज़ अ रे ऑफ होप एंड ही डज नॉट सफ़र द मेंटल टॉर्चर which a person suffers when he knows that he is about to be hanged but waits for the doomsday. The delay therefore
which could be considered while considering the question of commutation of sentences of death into one of life imprisonment could only be from the date of judgment by the apex court is pronounced, i.e. that is when the judicial process has come to an end. तो आप कभी भी कम्यूटेशन को लेके काफ़ी देखते होंगे कि कोर्ट के सामने अक्सर ये प्ली ली जाती है कि जो पर्सन जो वॉज अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, he has been afflicted with lunacy, he has psychological problems, his mental balance is not good now because he was imposed to long durations of solitary confinement. तो ये अक्सर प्ली ली जाती है फॉर कम्यूटेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नमेंट के सामने भी बोला जाता है कि आप मर्सी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करिए ऐसे केस में, क्योंकि ऑलरेडी वो आदमी जब पागल हो चुका है, ही इज़ नॉट द सेम मैन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ. तो इसी को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये भी एक रेलिवेंट ग्राउंड हो जाता है कि आदमी पागल हो चुका है ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनकार्सरेशन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. ये भी एक रेलिवेंट क्राइटेरिया होता है, बट नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस. अब ये जो जितना भी डिस्कशन हो रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे, वो क्या हो रहा है, तो मैंने आपके लिए केस स्टडी भी रख रखी है. वो केस स्टडी तो आई थिंक इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट योरसेल्फ, बट प्राइमरली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ने थ्रू आउट ईयर्स ऑफ रिसर्च एक मल्टीपल सिंड्रोम्स देखे हैं ऑन द प्रिजनर्स who have been sentenced to solitary confinement for long duration. ऑलराइट, इसके लिए मैंने आपको यूएस और यूके की केस स्टडी दी है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो पूरा लेक्चर उसी में निकल जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि जो स्टफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज़्यादा ट्वेल करना वुड बी फ्रूटफुल फॉर योर एफर्ट्स. सो आई जस्ट इन ब्रीफ narrate you the situations. First thing that has been seen is a massive free-floating anxiety within these persons who have been afflicted with solitary confinement for a long duration. Second is disturbance of sensorium, including hyper-responsivity to external stimuli, vivid hallucination in multiple spheres, including auditory, visual, olfactory, gustatory, tactile modalities, etc. In these reports, these began as simple as elementary hallucination and progressed to complex formed vivid hallucinations. तो hallucination जिसमें होता है ना, आदमी को वहम हो रहा है, उसको लगता है कि मान लीजिए उसको डेड लोग दिखने लगे हैं या उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने लगी हैं जो वहाँ पे नहीं हैं, और hallucinate वो बहुत फ्रीक्वेंटली करता है. तो पहले एलिमेंट्री से शुरू होता है solitary confinement में, और फिर वो बहुत vivid hallucination होता है. आपको एक बात बताता हूँ, जो CIA और कई जो आपकी सीक्रेट एजेंसीज जब टॉर्चर करती हैं ना किसी को, तो वो यही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स यूज़ करती हैं, वाइट रूम में रख देती हैं. वाइट रूम टॉर्चर एक होता है जहाँ पे आपसे आपका सेंसरी परसेप्शन ले लिया जाता है, आपको हर चीज़ वाइट में रखा जाता है. तो आप, और क्योंकि वो सेंसरी डेप्रिवेशन की वजह से अ पर्सन स्टार्ट्स हैविंग विविड hallucinations होते हैं, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेंटल टॉर्चर विच ब्रेक्स द बेस्ट ऑफ मैन. तो अब जो टॉर्चर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि जैसे आप पुलिस का देखते हैं कि 3rd डिग्री हो रहा है, ये टॉर्चर कर दिया, मारा पीटा, ऐसे टॉर्चर नहीं होता. जो आपकी जो बड़ी हाई एजेंसीज होती हैं ना वर्ल्ड की, वो आपको छुए बिना भी ऐसा टॉर्चर करती हैं विच ब्रेक्स योर इनर स्पिरिट. योर मतलब कि आदमी सेम पर्सन रह नहीं जाता. कि लेके गए थे एक पर्सन को, जब वो रिटर्न हुआ तो वो ही वॉज कम्प्लीटली डिरेंज्ड, ही सकम्ड टू टोटल ल्यूनेसी. तो मतलब एकदम पागल हो जाता है आदमी. तो ऐसी चीज़ें करती हैं एजेंसीज वर्ल्ड की, स्पेशली CIA. जब CIA का कुछ टॉर्चर टेक्निक्स रिलीज़ हुई थी तो इट कॉज्ड अ मैसिव फरोर इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वॉच. थर्ड थिंग दैट हैज़ बीन नोटिस्ड is persecutory delusions, often incorporating coexistent complex hallucinations. Fourth thing that has been noticed is acute confusional states. In some reports, these were seen as beginning with simple inattention and difficulty in concentration. In others, the onset was described as sudden. The confusional state and disorientation was in several reports described as resembling a dissociative dream-like state, at times involving feature of a catatonic stupor, including negativism and mutism,
and upon recovery leaving a residual amnesia for the events of the confusional state. Ganser and others observed hysterical conversion symptoms during the confusional states. Next is Warburton. Warburton एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे पेशेंट जो है क्वेश्चन तो समझता है लेकिन तब भी उसका ऐसा आंसर देता है जैसे कि लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है इन अ गिवन सिचुएशन, या एकदम इनकरेक्ट आंसर देता है उसका. तो ये भी देखा गया था एंड इट वाज इन कंजंक्शन विद द कन्फ्यूजनल हेलुसिनेटरी स्टेट. फिर ये देखा गया था कि ऐसे पर्सन्स के अंदर मोटर एक्साइटमेंट्स बहुत होते हैं, लाइक सडन वायलेंट डिस्ट्रक्टिव आउटबर्स्ट, अचानक से गुस्सा आना, तोड़ फोड़ करना, ऐसे से एकदम सडनली हो जाता है. और कैरेक्टरिस्टिक कोर्स ऑफ इलनेस भी देखी गई कि कैसे शुरू होता है. ऑनसेट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय सम ऑथर एज सडन, कुछ में एकदम से होता है, कुछ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है. इन मैनी केसेस ये देखा गया कि अक्यूट सिम्टम्स जितने भी गैदर हुए जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टर्मिनेट हुआ तो चले गए, पर कई लोगों में ये देखा गया कि वो उनकी लाइफ भर रहे. तो कई लोग मेंटली क्रिपल हो गए फॉर देयर लाइफ, पर कुछ लोग जो थोड़े हो सकता है मेंटली स्ट्रांग है वो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उनमें तो वही इफेक्ट्स थे. लेकिन जब ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म हुआ, जब वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट में वापस आए, जब उनका सेंसरी परसेप्शन उन्हें वापस मिला, तो ऐसे केस में उनके जितने भी एक्यूट सिम्टम्स है वो चले गए. सो ये जर्मनी की स्टडी थी और फिर उसमें बहुत लार्ज प्रिजन पॉपुलेशन पे ये टेस्ट हुआ था एंड देन दे केम टू दीज कंक्लूजन. तो परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस, लॉस ऑफ परसेप्चुअल constancy, and in some cases hallucination, paranoid ideation and overt delusions were there, emergence of primitive aggression and remained ego dystonic with reality testing preserved, disturbance of memory and attention short of overt disorientation and confusional states was also observed, derealization experiences without massive dissociative regression was also observed. तो प्राइमरली जितने भी टर्म्स हैं ना ये हैं तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के. इन इफेक्ट में आपको एसेंस में समझा देता हूँ हर टर्म का मतलब. परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन का मतलब है कि आप जो सेंसेस में जो परसीव कर रहे हैं वो एकदम टोटली डिफरेंट परसीव कर रहे हैं. मान लीजिए आपके सामने ग्लास रख दिया जाए, ये आप कहते हैं ग्लास नहीं, ये तो कोई डीमन है. ऑल राइट, तो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ अ परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन एंड इट इज़ कपल्ड विद ए हेलुसिनेशन. प्रिमिटिव एग्रेशन फैंटेसीज आर लाइक योर रेज, जिसमें एक आदमी अचानक से डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, आउटबर्स्ट हो जाता है कि मान लीजिए एक आदमी 2 मिनट के लिए सेन है, अचानक से तोड़फोड़ करना शुरू कर दे. ये सारी चीज़ें देखी गई. मेमोरी और अटेंशन स्पैन एकदम कन्फ्यूजनल स्टेट्स में देखा गया. दैट वाज द थर्ड थिंग. एंड डिसोसिएटिव रिग्रेशन भी देखा गया. व्हाट इज डिसोसिएटिव रिग्रेशन? इट इज़ अ स्टेट वेयर अ पर्सन has a psychological makeup akin to a post-traumatic stress disorder. जैसे कि वो बहुत मैसिव ट्रॉमा के अंदर है या वो जो एक्सपीरियंसेस जो उसके साथ हुए वो भुला नहीं पा रहा है. तो अक्सर जो वॉर वेटरन्स होते हैं ना आर्मी के, वो उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत होता है. तो ये जो स्टेट है जिसको आप मेडिकल टर्म में कहते हैं मैसिव डिसोसिएटिव रिग्रेशन, ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड इतनी रिग्रेस की जा चुकी है कि उसका रियलिटी से परसेप्शन एकदम टूटा जा रहा है और वो जो पास्ट का जो उसके ट्रॉमा हुआ था उसके साथ उस पर बहुत ड्वेल कर रही है. तो ये तो आपका मेंटल स्टेट हो गया. अच्छा, फिजिकल स्टेट में क्या क्या देखा गया? फिजिकल स्टेट में कई इफेक्ट देखे गए थे. दैट इज़ lack of impulse control, severe chronic depression, weight loss, heart palpitations, high blood pressure in some candidates, low blood pressure in other, headaches, problem sleeping, confused thought process, nightmares, dizziness, self mutilation habits. self mutilation का मतलब है कि आदमी अपने आप को ही हार्म करता है, अपने आप को नोच रहा है, he is just wounding himself. ठीक है. then there is a situation of in some cases brain stroke has also been observed. तो ये सारे आपके फिज़िकल इफ़ेक्ट हैं जो बाकायदा देखे गए हैं along with the psychological reactions. तो ये जो फिज़िकल जो भी आप इफ़ेक्ट थे ये सारे ऑब्जर्व किए गए हैं along with the psychological damage जो मैंने ये भी आपको बताया. और ये स्टडी थी आपकी
एक वेल रिसर्च्ड पेपर था जो था अ डेथ बिफोर डाइंग, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑन डेथ रो। ये अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की स्टडी थी, उससे मैंने आपको बताया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी लेट डाउन किया है मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, उसको बोलते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। उसमें रूल 45 जो है वो डिफाइन करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल ओनली बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस एज अ लास्ट रिजॉर्ट for a short time as possible and subject to independent review and only pursuant to the authorization by a competent authority. It shall not be imposed by the virtue of a prisoner's sentence. The imposition of solitary confinement should be prohibited in the case of prisoners with mental or physical disabilities when their conditions would be exacerbated by such measures. Exacerbated का मतलब होता है to make worse. All right. So in law you need to have a very good command over English, especially these kinds of terminologies, along with very good command over medical jurisprudence if you intend to practice on the criminal side. All right, criminal side में practice करने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं for you to know. तो ये आपका हो गया primarily solitary confinement and we are done with it. Now we will move on to other sections. अब next section that we deal with is section 75. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। ये कह रहा है कि एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 12 or 17 with an imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offence punishable under either of those chapter with a like imprisonment for a like term shall be subject to every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment for either description of a term which may extend to 10 years. तो ये एक्चुअली इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट से डील करता है कि अगर मान लीजिए आप दोबारा उसी चैप्टर में सेम ऑफेंस के लिए या उसी से मिलते जुलते ऑफेंस के लिए जो 3 साल से या ज़्यादा से पनिशेबल हुआ है फिर से कन्विक्ट हो जाते हैं चैप्टर 12 या 17 में, तो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years से व्यक्ति पनिशेबल हो सकता है। ये रीड किया जाता है CRPC से। ऑलराइट, इसका एक लिंक जुड़ता है CRPC से, तो इतना बस वहाँ पे लिख लीजिए, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा जिससे IPC के स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं। बट इसका जो लिंक CRPC से जुड़ता है वो जुड़ता है सेक्शन 236 ऑफ द CRPC। वहाँ पे सेशंस कोर्ट सजा देता है, उससे रिलेटेड एक चीज़ है। उसमें प्रीवियस कन्विक्शन पे इन्हांस पनिशमेंट देने को आप कैसे चार्ज कैसे रेट किया जाएगा वो वाला प्रोविज़न है 236, वो सेशंस कोर्ट के लिए है। सो प्राइमरली 75 को उसके साथ रीड किया जाता है। ऑलराइट, वहाँ पे जो भी IPC के बैच के हैं वो बस वहाँ पे लिख लें शॉर्ट में, it is to be read with section 236 of the CRPC. That is it. Now we can move on to the interesting parts of this of the IPC. ये sentencing वाले parts हमारे सारे ख़त्म हो गए, तो now we will deal with the issue of mistakes. अब हम general exceptions शुरू कर रहे हैं। Alright. बाय द वे इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन 75 में ऑफेंसेस, जो चैप्टर 12 है वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड स्टैम्प्स है, और जो चैप्टर 17 है वो है ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे थेफ्ट, रॉबरी एसेट्रा, उनकी बात हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उस चैप्टर के अंदर के ऑफेंसेस की बात हो रही है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे वो नुआंस उन चैप्टर्स पे आएंगे तो ये नीड टू कीप इन माइंड कि अगर सब्सिक्वेंट पनिशमेंट अगर उन चैप्टर्स के अंदर होता है या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन उन चैप्टर्स के अंडर होता है तो इट हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन 75 एंड सेक्शन 75 हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन 236 ऑफ द CRPC। तो नाउ विल स्टार्ट विद द जनरल एक्सेप्शंस। अब हम जनरल एक्सेप्शन शुरू कर रहे हैं। सो आई पॉन्डेड अपॉन द इशू कि जनरल एक्सेप्शन पहले पढ़ाऊँ या अटेम्प्ट पहले पढ़ाऊँ। मैंने कहा जनरल एक्सेप्शंस पहले पढ़ा देता हूँ, बिकॉज सेंटेंसिंग पॉलिसी इज़ अ बिट लैकलस्टर। So we'll start with the general exceptions. Chapter 4, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law. अब यहाँ पे जिस एक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे person believes that he is bound by law to perform a particular act. Boundation, तो bound word को आप मार्क कर लीजिए। All right,
क्योंकि 76 और 79 में एक ही शब्द का अंतर है प्राइमरली, विच मेक्स और ब्रेक्स द सेक्शन। 79 में जो शब्द है, जो उसकी एसेंस है, वो है जस्टिफाइड, और 76 है वो है बाउंड। ऑलराइट, अब जैसे जैसे मैं सेक्शंस में आऊँगा उन पे इलेबोरेट करूँगा, बट इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा अभी। सो नाउ आई विल स्टार्ट। Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law. Nothing is an offense which is done by a person who by reason of mistake of fact and not by the reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. So I'll reiterate, nothing is an offense which is done by a person who is or who by the reason of mistake of fact and not by the reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. Good faith क्या होता है? Remember section 52. Nothing is said to be done in good faith unless it is done with due care and attention. Alright? तो good faith का मतलब ये मत समझ लीजिएगा it is a very loose thing या bona fide belief. Recklessness में अगर कोई काम किया गया तो वो good faith में नहीं आएगा. Similarly, if a person is not aware regarding his surroundings and performs an act without caring for the consequences, then again it will be not be covered under section 76, क्योंकि वहाँ पे गुड फेथ नहीं है। तो गुड फेथ की डेफिनेशन बहुत ही एक्यूरेटली ध्यान में रखिएगा। अब इसके दो इलस्ट्रेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसके नुआंसेस पे आऊँगा। इलस्ट्रेशन पहला ये कहता है, a soldier fires on a mob by the order of a superior officer in conformity with the commands of law. A has committed no offence. अब इसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह में, मैं उस पर एलाबोरेट करूँगा। बी कहता है, ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जी टू बी वाई अरेस्ट जी, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ऑलराइट, बी इलस्ट्रेशन समझना ज़्यादा आसान है। तो प्राइमरली मैं आपको बताता हूँ कि जो नुआंसेस हैं इसमें है क्या। देखिए, पहला प्रिंसिपल याद रखिए क्रिमिनल लॉ का। इन क्रिमिनल लॉ एवरी रैशनल मैन इज प्रिज्यूम टू इंटेंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। दिस इज द जनरल रूल। हर आदमी अपनी जो भी एक्ट करता है उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑलराइट, ये जनरल रूल है क्रिमिनल लॉ का। सो इफ अ मैन स्टैब्स अनदर पर्सन इन द चेस्ट, ये इन्फर किया जा सकता है दैट ही इंटेंडेड टू किल हिम। पर आईपीसी में कई सेक्शंस ऐसे हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, जो क्योर करते हैं ऐसे डिफेक्ट को विच वुड हैव बीन अदरवाइज एन ऑफेंस। तो अगर आप जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन 76, 79, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, 80 एसेट्रा किसी भी सेक्शन में फॉल कर गए, तो ऐसे केस में आपकी एक्ट विच वुड हैव बीन अदरवाइज एन ऑफेंस वो क्योर हो जाती है, वो बच जाती है, फिर वो ऑफेंस नहीं रहती। तो जनरल एक्सेप्शंस जो है ना, वो उनको एक्सेप्शंस ही क्यों कहा गया है, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ के जनरल रूल का एक्सेप्शन है। ये जो जनरल एक्सेप्शंस आर द एक्सेप्शंस नॉट ओनली टू द जनरल ऑफेंसेस, दे आर ऑल्सो एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ द क्रिमिनल लॉ वेयर एवरी रैशनल मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। ऑलराइट, अभी इस चैप्टर का नाम जनरल एक्सेप्शन है। तो पहला है मिस्टेक। हम लोग प्राइमरली 76 से 79 पे मिस्टेक से डील करते हैं। अब मिस्टेक को हम लोग लेमैन की भाषा में क्या कहते हैं, व्हाट इज़ मिस्टेक। हम लोग सोचते हैं कि जैसे आपसे अगर मैं कोई सवाल पूछूं, आपने गलती से मान लीजिए सेक्शन को कुछ और कोट कर दिया, सेक्शन 34 की जगह उसको सेक्शन 149 बोल दिया, तो आप कहते हो कि सर वो मुझसे मिस्टेक हो गया, इट इज़ अ फ्लोरिडियन स्लिप। अंडरस्टैंडेबल, लेमैन की भाषा में हम लोग मिस्टेक को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। बट लॉ में मिस्टेक का क्या मतलब है। सी मिस्टेक इज़ अ स्लिप मेड नॉट बाय डिज़ाइन बट बाय मिसचांस। जो मिस्टेक होती है ये मियर फॉरगेटफुलनेस नहीं होती, इट इज़ नॉट अ मियर फॉरगेटफुलनेस और मियर लैक ऑफ नॉलेज। मिस्टेक जो होती है, it under law implies a mistake as to true identity or mistake in sensory perception of the circumstances including their temporary distortions due to imagination or hallucination.
It is an erroneous mental condition or conviction induced by ignorance, misapprehension, or understanding of the truth, and resulting in some act, omission done or suffered erroneously by one or both of the parties to a transaction, but without its erroneous character being intended to be known at time. That is what we call mistake in law. ठीक है, तो जो लॉ में जो मिस्टेक की डेफिनेशन है ना, उसमें इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज नहीं आता है. इग्नोरेंस बहुत वाइड टर्म है, मिस्टेक बहुत प्रिसाइज टर्म है अंडर लॉ. इग्नोरेंस अगर बोलता लेजिस्लेचर तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती कि आप भूल गए, ध्यान नहीं रहा, या जिस तरीके से हम लोग मिस्टेक वर्ड को बड़े लूज सिचुएशन में यूज़ करते हैं तब कवर हो जाता अगर लॉ ने वहाँ पे इग्नोरेंस शब्द लिख दिया होता कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जगह बाय इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. तो उसके अंदर आ जाता कि यूर लैक ऑफ नॉलेज, जनरल इनर्शिया ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. मिस्टेक में ये जो लैक ऑफ मेंटल अलर्टनेस और जो मियर फॉरगेटफुलनेस है ना, ये नहीं आता. मिस्टेक में आपका जो परसेप्शन है ना वही ऑल्टर होना चाहिए. अच्छा वो कैसे, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है. तो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन मानिए एक अनरूली मॉब है और अनरूली मॉब वायलेंट एक्ट कमिट कर रहा है. यहाँ पे सेक्शन 76 के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ बस. यहाँ पे अगर मान लीजिए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता है, वो पुलिस फोर्स के साथ आता है और कहता है कि फायर एट द मॉब टू डिस्पर्स देम, इज यूजिंग सिविल फोर्स. In this situation, let us suppose some of the bullets hits the rioters and they die on the spot. कुछ लोग कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस के खिलाफ कि इन्होंने डेडली फोर्स यूज़ की और इनको मर्डर का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए. तो यहाँ पे जितनी भी जो पुलिस फोर्स थी जो ट्राई हो रहे हैं फॉर द मर्डर केस, तो वो क्या डिफेंस लेंगे कि हमने जो किया वो एक लॉफुल ऑर्डर में किया, ठीक है, और वो ऑर्डर किसका था, डीसीपी का. फर्स्ट, ये पहला रिक्वायरमेंट है. दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि परसेप्शन जो सर्कमस्टेंसेस में बन रहा था अनरूली मॉब को देखते हुए, वो लगा पुलिस फोर्स को कि यहाँ पे आई एम बाउंड बाय लॉ टू यूज डेडली फोर्स इन ऑर्डर टू डिस्पर्स देम. अगर ये बात बोलता है पुलिस ऑफिसर कि I am bound by law to disperse the mob by the usage of deadly force, in that situation is in this circumstance alone the court will say कि it could be a situation where the police officer was not authorized to use force. वो force deadly force use करने की उसे ज़रूरत नहीं थी, वो कोई और force use कर सकता था, वो वाटर कैनन यूज़ कर लेता या कुछ और यूज़ कर लेता, टेयर गैस यूज़ कर लेता. बट इफ दे हैव यूज्ड डेडली फोर्स एंड दे आर टेकिंग द प्ली दैट आई वाज अंडर द मिस्टेक ऑफ एप्रीहेंशन एंड माई सेंसरी परसेप्शन ऑफ द सर्कमस्टेंसेज वॉज ऑल्टर्ड बाय लुकिंग एट द वायलेंट मॉब, इन दैट सिचुएशन उनको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 76 का. यहाँ पे उनको मिस्टेक किस बात की हो रही है, व्हाट मिस्टेक ऑफ फैक्ट दे आर कमिटिंग. वो एक जो उनका सेंसरी परसेप्शन जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो ये है कि मॉब वायलेंट है, वो वायलेंट एक्ट कमिट कर रहा है. ऐसे में डीसीपी ऑर्डर देता है फायर एट देम, तो वो सोचते हैं कि हमें देखिए रिवॉल्वर दी गई है और ये रिवॉल्वर इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के लिए दी गई है. हो सकता है इन लॉ, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल रूल है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कोई जजमेंट है, लेट अस सपोज, नो जजमेंट को किनारे लगते हैं, लेट अस सपोज कोई पॉलिसी है, अब उसके अराउंड ये रूल बना हुआ है कि आप डेडली फोर्स लास्ट रिजॉर्ट पे यूज़ करेंगे. लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस और सुपीरियर का ऑर्डर मिलने के बाद कि यूज़ इट, तो ध्यान रखिए उसका सेंसरी परसेप्शन अभी मॉब के अराउंड है और वो मॉब के कंटेक्स्ट में सोच रहा है. उसको लगेगा कि मैं बाउंड हूँ डीसीपी का ऑर्डर मानने के लिए और यहाँ पे मुझे गोली चलानी ही चलानी है. तो ये उसमें कवर होता है सेक्शन 76 में. दिस इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 76. तो हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर दे कि जिस सिचुएशन पे गोली चलाई गई उसको किसी और मेथड से भी डील किया जा सकता था. कई मेथड से जिससे डील किया जा सकता था, पर उन्होंने यही चलाया.
तो कोर्ट भले ही इस कंक्लूजन पे आ जाए कि हाँ इस सिचुएशन में गोली चलाने की ज़रूरत नहीं थी और भी तरीके से हैंडल कर सकते थे, बट क्योंकि जो मिस्टेक का जो स्कोप है इस केस में वो उनके सेंसरी परसेप्शन से जुड़ा हुआ है एंड दैट इज कपल्ड विद एन ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, ऐसे केस में उनको सेक्शन 76 का बेनिफिट मिल जाएगा। सो प्राइमरली इसको इस इलस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में समझिए, क्योंकि ये जो डेडली फोर्स का जो यूसेज है ना, इस पे केस लॉ बहुत है। अब कई बार इसमें अगर यूज़ होता है, अगर मॉब अनरूली है और पुलिस गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है, जनरली इट इज़ फाइन, जनरली वो बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि मॉब पीसफुल है, मॉब नहीं कहलाएगा था, वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, वो बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन इफ अ पुलिस ऑफिसर कम्स एंड फायर्स एट देम, ऑर्डर्स देम टू डिस्पर्स, in that situation he will not get the benefit of section 76 because neither a violent act is being committed, neither there is a mistake of fact implying a mistake as to true identity or mistake in sensory perception of the circumstances। यहाँ पे कोई ऐसी एक्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में अगर वो इलीगल ऑर्डर को फॉलो करता है तो वो क्योर नहीं होगा। ध्यान रखिए, नाजी जर्मनी नहीं है जहाँ पे न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में नाजी जर्मनी ने यही बात ली थी, रिस्पोंडेंट सुपीरियर का डिफेंस लिया था कि हम जो कर रहे थे हमारे सुपीरियर ने कहा था वही हम कर रहे थे। इस पे बोला गया था, जजेस ने बोला था इस केस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल कोर्ट में, कि ये डिफेंस नहीं हो सकता क्रिमिनल एक्ट में। अगर आपने इलीगल एक्ट फॉलो की है तो आप उतने ही लाइबल हैं उस ऑफेंस के लिए जितना आपका सुपीरियर। इंडिया में कुछ हद तक यही है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मिस्टेक का दायरा है ये फॉरगेटफुलनेस या लैक ऑफ नॉलेज नहीं है या फूल हार्डीनेस नहीं है, ये मिस्टेक एज टू ट्रू आइडेंटिटी और सेंसरी परसेप्शन ऑफ द सर्कमस्टेंसेज है, इंक्लूडिंग देयर टेम्पररी डिस्टॉर्शन ड्यू टू इमेजिनेशन और हेलुसिनेशन। मैं हर चीज़ की अभी इलस्ट्रेशन दूंगा क्योंकि मैं मिस्टेक सिर्फ सेक्शन 76 के पर्सपेक्टिव में नहीं बता रहा। ये जो डेफिनेशन है लॉ की, ये सेक्शन 76 के पर्सपेक्टिव में ही नहीं है, ये सेक्शन 76 टू स्टिल 79 के पर्सपेक्टिव में, 76 और 79 के पर्सपेक्टिव में प्राइमरली है। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। देखिए, रसेल्स ऑन क्राइम आपको 3 सिचुएशन देते हैं कि जहाँ पे मिस्टेक किसी को बचा सकती है। मिस्टेक कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड डिफेंस इन दैट सिचुएशन। सो व्हेन अ पर्सन इज इग्नोरेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेकन एज टू देम, हिज कंडक्ट में प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट विच ही नाइदर इंटेंड नॉर फोरसॉ। Mistake is admitted as a defense provided in 3 situations. 1. The state of things which he believed to exist would, if true, would have justified the act done. 2. Mistake must be reasonable. And 3. It should be of fact, not law. तो fact से relate करे, law से नहीं। ये भी डिफरेंस याद रखिएगा कि इग्नोरेंस और मिस्टेक में अंतर होता है। इग्नोरेंस मिस्टेक को कवर करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारी इग्नोरेंस मिस्टेक हो। ऑलराइट, ये बातों का ध्यान रखिएगा। तो अगर एक आदमी बिना ध्यान दिए हवा में गोली चला देता है और वो गोली किसी को लग जाती है तो विल बी लायबल फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस। ऑलराइट, अज्यूमिंग कि वो कल्पेबल होमिसाइड या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में ना फॉल करे। अगर ऐसे ही चला देता है और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज इट हिट सम अदर पर्सन और वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट होती है तो इट बी लायबल अंडर 304A ऑफ द IPC। वो ये डिफेंस नहीं ले पाएगा कि ये मिस्टेक हो गया मेरे से एंड प्लीज़ कंसिडर इट अंडर सेक्शन 79 या प्लीज़ कंसिडर इट इन अंदर एनी अदर सर्कमस्टेंसेज। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स, सम aspirants of UPSC believes that if they are an IPS officer they have a license to use gun in any way they want। ऐसा नहीं होता। I have revolvers and I am well aware of the situation कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें आपको एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। तो आप अगर मान लीजिए कोई IPS ऑफिसर लगातार पुलिस में ऐसे ही अपने दोस्तों को दिखाने के लिए फ़ायर कर रहा है हवा में फायर कर रहा है, ड्यू टू रिकोशेटिंग वो जो बुलेट है किसी को हिट कर जाती है, अनबेस्नोन टू एनी पर्सन हिट कर जाती है गलती से। तो ऐसे केस में
ही मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर उसको नॉलेज थी कि वो हिट कर सकती है और वो जानता है कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे कि इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है, तो इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। अभी आपको मैं सिंपली सर्कमस्टेंस बता रहा हूँ कि कुछ नहीं दिख रहा, उसे नहीं पता कि वहाँ पे कोई है, वो ऐसी गोली फायर करता है ड्यू टू रिकोशेटिंग। अच्छा क्या होता है ना कि जब भी आप गोली चलाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे टारगेट में धंस ही जाए। कभी कभी होता है किसी स्पेसिफिक एंगल से गोली चलाने पे और जिस सरफेस से टकरा रही है गोली, तो उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाए, तो एक जगह से टकरा के वो अपना डायरेक्शन बदल ले और दूसरी जगह चली जाए और किसी और को लग जाए। ठीक है, उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं रिकोशेटिंग, वेयर अ बुलेट और एनी अदर प्रोजेक्टाइल रिबाउंड्स ऑफ अ सरफेस। तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अगर एक बहुत ही मजबूत वॉल पे गोली चलाई गई और जो पेनेट्रेटिव पावर है गन की और बुलेट की वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो दीवार को क्या कहते हैं हार्म नहीं कर पाएगी, वो उसे बाउंस कर देगी और फिर वो बाकी लोगों के लिए खतरा है। तो मान लीजिए ध्यान नहीं रहा, गोली चला दी, रिकोशेट कर गई, अब उसे पता नहीं आसपास कोई पर्सन है, कोई था, लग गया, तो ऐसे केस में ही माइट बी लायबल अंडर 304A। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि जो मिस्टेक है ये बहुत ही इसका एक सीमित दायरा है। इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, इसका अनलिमिटेड स्कोप मत बना लीजिएगा, इस पर बहुत लंबा डिस्कशन होना है। सो लीगल डेफिनेशन हो गई। रसल ऑन क्राइम का मैंने आपको बता दिया क्या 3 सिचुएशन ज़रूरी हैं जहाँ पे मिस्टेक डिफेंस होता है। स्टेट ऑफ थिंग्स विच ही बिलीव टू एग्जिस्ट, अगर वो सही साबित होती तो वो जस्टिफाइड कर दे एक्ट डन। मिस्टेक शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी अ फैक्ट, इट शुड बी अ फैक्ट नॉट लॉ। और देखिए अभी मैं मिस्टेक पे ही आपको बता रहा हूँ, मिस्टेक की लीगल डेफिनेशन दे रहा हूँ, अभी सेक्शन 76-79 पे एलैबोरेशन नहीं कर रहा। आई थिंक आई विल डू दैट टुमारो। पहले मैं आपको मिस्टेक के बारे में सब बता दूँ कि मिस्टेक का दायरा कितना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नहीं होती है, इट इज़ ओनली द मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो डिफेंस है, वेदर ऑफ बाउंड, वेदर अ पर्सन बिलीव टू बी हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ और पर्सन बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। तो वो जो मिस्टेक्स हैं वो दोनों ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। लेट सपोज एक जस्टिफिकेशन का भी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक आदमी दूसरे को मर्डर करते हुए देख रहा है, उसको लगता है ये मर्डर कर रहा है, वो अरेस्ट कर लेता है उसको एज अ प्राइवेट पर्सन अंडर सेक्शन 43 CRPC, पकड़ के उसको पुलिस वाले के पास ले जाता है, पुलिस वाला उसको कोर्ट ले जाता है, बाद में वहाँ ट्रायल होता है, ट्रायल में पता चलता है कि वो मर्डर नहीं कर रहा था, वो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, अक्विट हो जाता है वहाँ से। जब वो अक्विट होता है तो जिस प्राइवेट पर्सन ने उसे अरेस्ट किया था उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए प्रोसिक्यूट कर देता है। तो वहाँ पे वो सेक्शन 79 में सीधे कह सकता है कि जैसे कि सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि मेरे सेंसरी परसेप्शन जो मैंने उस सर्कमस्टेंसेस में देखे, तो मैं ट्रू आइडेंटिटी वहाँ पे नहीं समझ पाया, मुझे नहीं पता था कि वो मर्डर नहीं कर रहा था, वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। इन दैट सिचुएशन देयर वॉज अ मिस्टेक इन सेंसरी परसेप्शन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। वहाँ पे उसको सेक्शन 79 का बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज इन दैट सिचुएशन कोर्ट कहेगा कि कोई भी ऑर्डिनरी आदमी होता है और ऐसी सिचुएशन को देखता है तो ही एज अ गुड समैरिटन ही माइट थिंक ऑफ हिमसेल्फ कि उसको लॉ को असिस्ट करना चाहिए। इन दैट सिचुएशन इट वुड बी कंसिडर्ड दैट अ पर्सन वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। तो वहाँ पे मिस्टेक जो है वो ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को ना समझने की मिस्टेक है। मिस्टेक इन द सेंसरी परसेप्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सेंसरी परसेप्शन क्या होते हैं? सेंसरी परसेप्शन वो होते हैं जो आप अपनी आँख, नाक, कान, टच एसेट्रा, इन सारी चीज़ें जो आपके सेंसेस, जो आपके 5 सेंसेस हैं, आप अपने 5 सेंसेस से जो परसीव कर सकते हैं उनको फैक्ट भी कहा जाता है। तो अगर आप मिस्टेक कर देते हैं उन सेंसरी परसेप्शन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को ढंग से समझने में, जिसकी वजह से आप सर्कमस्टेंसेस की ट्रू आइडेंटिटी समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन इट कैन बी कॉल्ड अ केस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक ये नहीं होती है कि आप लॉ का प्रोविज़न भूल गए और किसी आदमी को ज़बरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं। लेट अस सपोज यू आर अ पुलिस ऑफिसर एंड यू थिंक दैट यू हैव अनलिमिटेड पावर ऑफ अरेस्ट, और आप गए ज़बरदस्ती किसी को अरेस्ट कर लिया। वो केस कहीं नहीं फॉलो कर रहा, ना सेक्शन 41 ऑफ द CRPC में जो बताता है कि इन्हीं केसेस में आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना वो CRPC के किसी और सेक्शन में फॉलो करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पर्सन है he can lawfully prosecute the police officer for wrongful restraint and wrongful confinement। तो ऐसे केस में
वो ये डिफेंस अगर ले कि अरे मैं भूल गया था कि सेक्शन 41 ऑफ द CRPC भी कुछ होता है, तो कोर्ट बोलेगा कि आपकी जो इग्नोरेंस है, पहली बात तो लॉ को लेके है, दूसरा आपकी लैक ऑफ नॉलेज जो है ना वो मिस्टेक के अंदर कवर नहीं होती है, सॉरी। तो ऐसे में तो पर्सन वुड बी प्रोसिक्यूटेड, ये बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग फर्दर, द डेफिनेशन दैट हैज़ बीन गिवन इज, आई हैव ऑलरेडी नरेटेड यू दैट mistake of law means mistake as to existence or otherwise of any law on particular subject as well as mistake as to what law is. Ignorance of law is not excused because if it is admitted as a ground of exception, the administration of justice would become impracticable. R versus Prince में कुछ rules laid down किए गए थे to determine the question of justification of an offense, either due to mistake of fact or law. First is, when an act by itself is plainly criminal but is more severely punishable if certain circumstances exist, then ignorance of those circumstances is no answer to the charge for the aggravated offense. अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है, ऐसी एक्ट की है जो प्राइमा फेसा है और पेटेंटली इलीगल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे मिस्टेक हो गया एंड प्लीज फॉरगिव मी। नो, किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में कोई पेटेंटली इलीगल एक्ट लेस सीवियरली पनिश होती है, किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में इट इज़ पनिश्ड मोर सीवियरली। बट इफ द एक्ट इज पेटेंटली इलीगल, देन इन दैट सिचुएशन ignorance of those circumstances is no answer to a charge for the aggravated offense. Second, if an act is prima facie innocent, let us suppose आपकी एक्ट prima facie लेवल पे innocent है, बट किन्हीं सर्कमस्टेंसेज में ऑफेंस हो सकती है, देन इग्नोरेंस ऑफ दोज सर्कमस्टेंसेज इज अ गुड डिफेंस ऑफ द चार्ज। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छे से समझी जा सकती है। वन इज़ कि मान लीजिए आप लोग पार्टी पे गए हैं, ठीक है, यू डिसाइड कि आज हम लोग थोड़ा लेट अस सपोज वी गेट ड्रंक एंड ड्यू टू ड्रंकनेस you are in a state of intoxication, so all of you are inebriated, all right, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं in a good English inebriated, जिसको और कॉमनली बोला जाता है इंटॉक्सिकेशन या ड्रंकनेस, या नशे में होना हिंदी में। तो all of you are in an inebriated state and you mistake somebody other's umbrella to be your own. आप किसी और का अम्ब्रेला या किसी और का कोट समझते हैं कि वो आपका है। ड्यू टू दैट स्टेट आप वो अम्ब्रेला या कोट उठा लेते हैं, आपको लगता है आपका है, आप अपना छोड़ जाते हैं, किसी और का ले जाते हैं। अब कल को वो आदमी एक थेफ्ट का केस लॉन्च कर देता है। जब थेफ्ट का केस लॉन्च होता है तो आप ये ग्राउंड लेते हैं मिस्टेक का, ऑलराइट। तो ऐसे केस में कोर्ट सर्कमस्टेंसेस देखेगा, कोर्ट कहेगा कि प्राइमा फेसा ही आपकी एक्ट इनोसेंट है, क्योंकि आप जब वो एक्ट कर रहे थे आपको लगा आप अपना कोट और अम्ब्रेला उठा के जा रहे हो, आपको ये नहीं लगा आप किसी और को लेके जा रहे हो। और दूसरा सर्कमस्टेंस जो आपके फेवर में है वो है द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, द इनेब्रिएटेड स्टेट दैट यू आर इन। तो कोर्ट बोलेगा इस स्टेट में, इस केस में, कि योर एक्ट, अगर ये कई और सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते तो आप हो सकता है थेफ्ट के ऑफेंस में चले जाते, लेकिन चूँकि ड्यू टू इंड्यूस्ड ड्रंकनेस or due to mistake of fact and the position that you are unable to perceive in proper senses, and there is a mistake in the perception of the circumstances, you thought that the umbrella and the court belongs to you, when in reality it belongs to the victim who is initiating the prosecution. Here the court will say that prima facie your act is innocent and you can be given the benefit of मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उस केस में आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। उस सर्कमस्टेंसेस में बोल देगा कोर्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है, दैट इज़ नॉट, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, मेंस रिया लैक कर रही है वहाँ पे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी लैक कर रहा है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सेक्शन 79 और जनरल मिस्टेक। थर्ड पॉइंट जो आर वर्सेस प्रिंस में है, इफ़ द एक्ट इटसेल्फ इज़ रॉन्ग
and becomes criminal under circumstances, under certain circumstances. The person who commits such wrongful act cannot argue that he was ignorant of fact which turned wrong into a crime. अगर एक्ट आपकी फिर गलत है, वो क्राइम नहीं है, बट इट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग, टॉर्ट में आता है मान लीजिए, और किसी सर्कमस्टेंसेस में वो क्राइम में भी बन सकती है. जैसे डिफेमेशन टॉर्ट भी है, क्राइम भी है. हाउस ट्रेस क्या कहते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास टॉर्ट भी है, क्राइम भी है. ऑलराइट, तो आप वो एक्ट रॉन्ग है. तो ऐसी सिचुएशन में रॉन्गफुल एक्ट में अगर आप बोलें कि आप रॉन्गफुल एक्ट कर रहे थे एंड यू आर इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट कि किन्हीं सर्टेन सिचुएशंस में वो जो टॉर्ट है तुरंत क्राइम में बदल जाएगा, और आप बोलते हैं कि मुझे मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि वो क्राइम में बदल जाए, या आप कहते हैं कि मैं उसको टॉर्ट में ही रखना चाहता था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि आई शुड कमिट अ क्राइम, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. ये जो थर्ड पॉइंट है आर वर्सेस प्रिंस के रूल का, ये फर्स्ट पॉइंट से मिलता है. फर्स्ट पॉइंट बताता है कि एक्ट आपकी ऑफेंस है ही. ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट जो है आर वर्सेस प्रिंस का, व्हेन द एक्ट इटसेल्फ इज पेटेंटली इलीगल, पेटेंटली क्रिमिनल. थर्ड पॉइंट कहता है कि एक्ट शुरुआत में क्राइम नहीं होती, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्रिमिनल हो जाती है. तो अगर वो रॉन्ग है तब भी आप ये नहीं आर्ग्यू कर पाएंगे कि यू आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स. Alright, unless there are some special circumstances in your favor. Fourth is that the state of the defendant's mind must amount to absolute ignorance of the existence of the circumstance which alter the character of the fact, or to believe in its non-existence. R versus Prince का जो रूल बनाया गया, ध्यान रखिए, रिपोर्ट हुआ था 1683 में ये केस. इसका जो रूल है अभी भी चल रहा है इन इंडिया. So imagine the foresightness and providence of these judges. Look at the level of the providence of these judges, that they framed such remarkable rules which are still into application. क्योंकि ध्यान रखिए, ये रूल्स ना होते ना तो हर आदमी मिस्टेक का बेनिफिट उठा रहा होता है. तो इसीलिए मिस्टेक का दायरा बहुत सीमित रखा. जो फोर्थ पॉइंट पे कोर्ट बोलता है कि जो स्टेट ऑफ डिफेंडेंट्स की जो मेंटल स्टेट है डिफेंडेंट्स की, उसमें एब्सोल्यूट इग्नोरेंस होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ रियल सर्कमस्टेंसेस का. एब्सोल्यूट इग्नोरेंस, बिल्कुल भी पता नहीं आना चाहिए कि आप एक एक्ट देख रहे हो मर्डर की, वो प्राइवेट डिफेंस है, आपको पता नहीं है वो प्राइवेट डिफेंस है. आप जो सेंसरी परसेप्शन कर रहे हो उसके हिसाब से तो आपको मर्डर दिख रहा है, या उसके हिसाब से आपको कल्पेबल होमिसाइड दिख रही है. लेमैन कहाँ जानता है कि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और प्राइवेट डिफेंस क्या होता है. तो आपका ना टोटल स्टेट ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए. अब इसी स्टेट में इनको पता है कि अरे ये तो वो रॉबर था जो उसके घर पे घुसा था. इसी इलस्ट्रेशन में अगर मान लीजिए जो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है उस आदमी को, जो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है और वो उसे अरेस्ट करता है कि नहीं तुम मर्डर कर रहे थे, तो ऐसे में अगर उसको पता है कि रॉबर घुसा था उसके घर में, एंड ही वाज अवेयर अबाउट द ट्रू सर्कमस्टेंसेस, तो वहाँ पे उसे मिस्टेक का बेनिफिट नहीं मिल सकता. या उसे छोटी सी भी चीज़ें पता है या कुछ हिंट्स हैं कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का है, इवन देन ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 79 और सेक्शन 76 फॉर दैट मैटर. प्राइवेट पर्सन तो मेजॉरली कवर होते हैं सेक्शन 79 में. 76 में कई केसेस होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति आ सकता है, प्राइमरली पब्लिक सर्वेंट्स डिफेंस लेते हैं अंडर सेक्शन 76, स्पेशली आर्मी पर्सनल्स एंड योर पुलिस ऑफिसर्स. जितने भी डिसिप्लिन फोर्स के जो मेंबर्स हैं ना, वो ज़्यादातर डिफेंस लेंगे सेक्शन 76 का, रेड विथ सेक्शन 79. सो ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब डिफेंस कभी भी नहीं हो सकता व्हेन द एक्ट इटसेल्फ इज इलीगल. आप जो काम कर रहे हो वो खुद ही में इलीगल है. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि मुझे नहीं पता था कि अडल्ट्रेटेड दवाई बेचना एक क्राइम है, या अडल्ट्रेटेड दवा बनाई नहीं जा सकती, या अगर आप बनाएंगे तो आपको पनिश किया जा सकता है. तो हालांकि यू आर अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन अबाउट द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मैं लॉ की बात नहीं कर रहा कि यू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ लॉ, कि लॉ में प्रोहिबिशन है. आपको यही नहीं पता है, ये फैक्चुअल नैरेटिव नहीं पता है कि अडल्ट्रेटेड मेडिसिन आप बना के बेच नहीं सकते. ठीक है, ये नहीं बात कर रहा कि लॉ ने प्रोहिबिशन किया. एक सिचुएशन ये होती है जहाँ पे आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लॉ में बार है, तो ये हो गई प्ली मिस्टेक ऑफ लॉ की, ये तो क्योर हो ही नहीं सकती है, तो आपको उसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं.
पर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक आदमी ये भी डिफेंस ले सकता है कि मुझे ये नहीं पता था कि अडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं बेचनी चाहिए। ऑलराइट, वो लॉ के बाहर का डिफेंस नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता था अडल्ट्रेटेड मेडिसिन बेचनी नहीं चाहिए, क्योंकि लेट अस सपोज इज एन इलिटरेट पर्सन, वो सोचता है कि अडल्ट्रेटेड मेडिसिन बेच दिया तो किसी का क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ा पैसे कमा लूँगा। तो ऐसे केस में वो बेच देता है, एंड में वो प्रोसिक्यूट होते हैं। तो वो अगर ये बात बोलता है कि आई थॉट कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और इससे किसी को हार्म नहीं होगा, मेरा किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, वो वहाँ पे फैक्चुअल बातें कर रहा है, ये फैक्ट्स की बातें हैं, यहाँ पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिमिलरली अगर आदमी ये बोलता है कि मैं लेट अस सपोज रमेश को नहीं मारना चाहता था, मैं तो सुरेश को मारना चाहता था, मैंने रमेश को सुरेश समझ लिया और मैंने रमेश को गोली मार दी। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कोर्ट कहेगा कि आपकी एक्ट पेटेंटली इलीगल है, आपने आइडेंटिटी में मिस्टेक कर दी, इट डजंट मैटर, आपको मिस्टेक का बेनिफिट नहीं मिल सकता इस केस में। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा कि जो दायरा है ना मिस्टेक का, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, ये बहुत छोटा है, ये बहुत नैरो है। और कई सिचुएशंस में जो डिफेंस होते हैं, अगर डिफेंस इंटेलिजेंट है, अगर वो पूरी पोजीशन मिस्टेक की समझता है, तो उस नैरो दायरे को खींच खाच के बहुत बड़ा भी बना सकता है। और उसको वो अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन है, तो जो नैरो दायरा है उसको और नैरो भी कर सकता है। ऑलराइट, इन ऑर्डर टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ लॉ। प्रिंसिपल्स जानने मेन जरूरी है। प्रिंसिपल्स आप जान गए, प्रिंसिपल्स को आप कोई भी फैक्ट जो आपकी लाइफ में आएगा, या कोई भी कंसल्टेशन या क्लाइंट के अलग अलग फैक्ट्स हैं, या जुडिशरी में मान लीजिए यू बिकम अ जज, केस फाइल आती है, तो आप उस पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, एंड इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद दैट प्रिंसिपल्स यू सॉल्व अ केस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर लाइक मैथमेटिकल फार्मूला बाय यूसेज ऑफ विच यू सॉल्व अ केस। ऑलराइट, तो लॉ के प्रिंसिपल्स को मैथमेटिकल फार्मूला की तरह समझिएगा। तो उस प्रिंसिपल समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए, देन रेस्ट ऑफ द वर्क इज ईजी। एक ये इलस्ट्रेशन दे दिया। सिमिलरली अगर एक आदमी एक अनमैरिड गर्ल जो 16 साल से कम की है, उसको अपने घर से मान लीजिए सॉलिसिट करके ले जाता है कि चलो हम लोग शादी करेंगे और खुश रहेंगे दूसरी जगह पे, तो इन दैट सिचुएशन बाद में वो अरेस्ट हो जाते हैं एंड इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर किडनैपिंग अ माइनर। तो इन दैट सिचुएशन अगर वही डिफेंस लेता है कि मुझे नहीं पता था कि जो वो लड़की है वो 16 साल से कम की है या 18 साल से कम की है, तो कोर्ट सीधे ये बोलेगा कि जो आपकी जो एक्ट थी ना वो पेटेंटली रॉन्ग थी, कि यू आर टेकिंग एन अनमैरिड गर्ल दैट इवन इन द सिचुएशन दैट शी इज़ अ माइनर, and you're taking her out of the custody of her father without his will. In that case, merely because you didn't know the true age of the girl or you are not aware about the circumstances, will not come in aid of your defense, because you as an accused intended to do a wrongful act, an immoral act. तो आपको benefit नहीं मिलेगा। R versus Prince में भी यही हुआ था। I think I've told you the facts of R versus Prince in a earlier lecture, so I will not reiterate it here. But पर contra भी situation मैं आपको बता देता हूँ। Now you are aware about a situation that using an assault or criminal force on a woman is punishable. If a person, वैसे तो assault और criminal force वैसे ही punishable है, लेकिन अगर if you use it on a woman with an intent to outrage her modesty, then that is punishable under section 354 of the IPC. In that situation, let us suppose, अब उसका एक illustration लेते हैं, तो आप let us suppose you see a young girl, you are a man and you see a young girl about to jump into a river. You believe in good faith that the girl in question is about to commit suicide. You grab hold of her, you drag her away against her own wishes. Later, that woman prosecutes you for molestation under section 354 of the IPC. Now, if you were to take a defense that whatever you did in good faith, you thought that the woman was actually about to commit suicide,
एंड यू डेमोन्स्ट्रेट दो सर्कमस्टांसेस. क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? कहते हैं कि एकदम रात में अंधेरा था, ये एकदम अकेले वहाँ पे खड़ी थी और क्लिफ की एकदम हाइट पे आई थॉट शी वॉज अबाउट टू जंप, तो मैं इनको ज़बरदस्ती खींच के ले गया. आई थॉट शी वॉज अबाउट टू किल herself, she was about to commit suicide. In that situation, the court will afford you the benefit of mistake. Mistake का benefit आपको दे देगा and your act will not amount to an offense. molestation का चार्ज डिफीट हो जाएगा. Alright. ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर ये जो मेंटल परसेप्शन आपका थोड़ा भी अलग होता, अगर आपका मेंटल परसेप्शन ये ना होता कि वो सुसाइड कमिट करने वाली है या आप डेमोन्स्ट्रेट ना कर पाते, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो ये सोचता है कि यू हैड द इंटेंशन टू मॉलेस्ट हर, क्योंकि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ वुमन with an intent to outrage her modesty can be very easily proved if a person has done such an act. तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट आप सर्कमस्टेंसेस वो कर रहे हो कि लड़की रात को क्लिफ पे खड़ी थी, अंधेरा था, वो स्पॉट जाना जाता है सुसाइड्स के लिए. तो इन दैट सिचुएशन जब आप ये सारी चीज़ें बताते हो कोर्ट को, तो कोर्ट एक रीजनेबल कंक्लूजन में आ जाता है कि व्हाट यू डिड इन गुड फेथ. You did in good faith, and whatever you did it with due care and attention. तो recklessly नहीं किया है आपने, due care and attention के साथ किया है. तो good faith जो है ना IPC में, it has to be done with due care and attention. Let us suppose कि एक due care and attention का एग्जाम्पल ले देता हूँ. एक पुलिस ऑफिसर है, वो उसकी एक ड्यूटी है किसी को अरेस्ट करना, ठीक है. वो लोडेड रिवॉल्वर लेके जाता है, थेफ्ट का केस है, वो सोचता है कि अरेस्ट वारंट है, हो सकता है वो अरेस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश करे, और वो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है अचानक वो गोली चलाना शुरू कर देता है दरवाजे की तरफ. गोली दरवाजे को चीरते हुए जाती है और जो ऑपोजिट एंड पे खड़ा होता है उसको लग जाती है, वो मर जाता है. पुलिस ऑफिसर का प्रोसिक्यूशन होता है अंडर कल्पेबल होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. इन सबका प्रोसिक्यूशन होता है, उनके ऊपर सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं बाय द प्रोसिक्यूशन. तो जब उन पे ये चार्ज लगता है तो वो बोलते हैं कि मैंने जो किया ये मैंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया, मुझे लगा कि वो हो सकता है अरेस्ट रेजिस्ट करे. तो कोर्ट बोलेगा कि आप एक बात बताइए, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का अगर आप डिफेंस लेना चाहते हैं आइडर अंडर 76 आइडर अंडर सेक्शन 79, तो यहाँ पे आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपने गुड फेथ में काम किया. विद योर आइज वाइड ओपन, फैक्चुअल सिनेरियो में कोई भी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, ना प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस दिख रही है, आपने अंधाधुंध आगते हुए गोली चलानी शुरू कर दी जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, देन यू विल बी लायबल अंडर दिस. ऑलराइट. और अगर ये प्रूव हो गया कि अ पुलिस ऑफिसर particularly had the intention to kill that person, or he did an imminently dangerous act and without just cause and excuse with the knowledge, then he may be convicted under section 302 of the IPC as well. अगर वो नहीं प्रूव हो पाता तो कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में चले जाएंगे, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगा, दैट टू वेरी सीवियर. तो ऐसे समझिएगा कि गुड फेथ के एप्लीकेशन पे चीज़ें बदलती रहती हैं. कोई एक स्टैटिक मत रखिएगा इसको कि हर केस में ऐसा होगा. जैसे मैंने अभी आपको वुमेन मॉलेस्टेशन वाला एग्जांपल दिया कि उसको लगा वो सुसाइड कर रही है, पर वो सुसाइड नहीं कर रही थी, शी वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द क्लिफ. तो ऐसे वो ज़बरदस्ती ड्रैग करके उसे ले जाता है, फोर्सफुली ग्रैबिंग होल्ड ऑफ हर. इन दैट सिचुएशन अगर उसका प्रोसिक्यूशन होगा तो वो बताएगा कि सर्कमस्टेंसेस बताएगा कि वो स्पॉट जाना जाता था सुसाइड के लिए, रात में थी, शी वॉज अलोन, आई थॉट she might about to commit suicide. In that situation कोर्ट जस्टिफाइड मानेगा क्योंकि वो सेंसरी परसेप्शन देख रहा है ना आपकी नज़र से, और वो ये भी देख रहा है कि ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेज यू आर अनअवेयर अबाउट द ट्रू इंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमन, यू आर अनअवेयर अबाउट द ट्रू पोजिशन विच वॉज एग्जिस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ट्रू पोजिशन क्या थी? वो तो उस लड़की के दिमाग में थी ना कि वो तो बस ऑब्जर्वेशन करने आई थी, आपको तो नहीं पता था. इन दैट सिचुएशन a person can be given benefit of that because whatever he did in good faith and in the circumstances it was believed that he was justified by law. Alright, तो वो offense नहीं माना जाएगा, that would never amount to an offense. But
अभी जो पुलिस ऑफिसर का मैंने एग्जांपल दिया जो अंधाधुंध गोली चला रहे हैं, या लेट अस सपोज अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस रिवॉल्वर इज रेकलेसली फायरिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर मेरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज फायरिंग अ रिवॉल्वर, दैट ही हैज़ अ लाइसेंस रिवॉल्वर. मान लीजिए वो लाइसेंस रिवॉल्वर की गोली किसी को लग जाती है एंड इज प्रोसिक्यूटेड फॉर डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. इन दैट सिचुएशन इफ he says that I never had a particular intention to kill that person, ये गलती से हो गया, ये गलती से मिस्टेक हो गई हमसे, तो कोर्ट सीधे उनको बोल देगा, ये किसी मूवी का गाना नहीं चल रहा है कि कर ले गलती से मिस्टेक, यहाँ पे ये लॉ चल रहा है, यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगा एकदम बढ़िया से तबीयत से. मिस्टेक का जो दायरा है लॉ में बड़ा सीमित है. गाने सुन के या बॉलीवुड में या अपने लेमन के परसेप्शन में आपने लॉ का प्रोविज़न पढ़ के अगर ये सोच लिया कि अगर आपसे गलती हो गई तो आपको कोर्ट छोड़ देगी, तो यू आर सैडली मिस्टेकन. आपने गोली चलाई रेकलेसली विदाउट गुड फेथ. गुड फेथ है ना यहाँ पे. गुड फेथ क्या होता है? ड्यू केयर एंड अटेंशन. ना आपने ड्यू केयर किया, ना आपने अटेंशन रखा. आपको केयर ये रखनी चाहिए थी कि आपके पास इतना डेडली वेपन है कि अगर आप गोली चलाएं तो किसी को लग सकती है. आप इधर उधर चला रहे हैं, किसी को गोली लग सकती है. यू आर नॉट paying proper attention on the circumstances, neither taking adequate care for the risk, for the safety of lives of yourself and others. तो ऐसे केस में आपको कैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट दे दें? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ साथ एक और राइडर जुड़ा हुआ है, वो ड्यू केयर एंड अटेंशन का है, जिसको लॉ कहता है गुड फेथ. सो बी वेरी अवेयर कि कोर्ट आपको ऐसी सिचुएशन में सीधे बोल देगा कि इवन दो यू माइट नॉट हैव द पर्टिकुलर इंटेंशन टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन, even then you cannot be given the benefit of these exceptions of mistake of fact. ठीक है, तो ये थोड़ा एक जनरल प्रिलिमिनरी बातें मैंने आपको बताई हैं ऑन सेक्शन ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे बताया. अभी मैंने आपको कोई सेक्शन डिस्कस नहीं किया है, नाइदर ऑफ सेक्शन 76 नाइदर ऑफ सेक्शन 79, क्योंकि इन दोनों को समझने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझ लें मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है. जब एक बार आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट आप समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें समझना आसान है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज है आपने समझ ली, तो जब आप नेक्स्ट फॉलो करते हैं ना सेक्शन पढ़ना, तो आपको बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आती हैं. टुमारो आई थिंक विल डील विद द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 76, और फिर विल गो फ्रॉम देयर, विल सी व्हाट हैपन्स. और आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल फिनिश. आई थिंक कल ही ख़त्म हो जाना चाहिए ये जो लेक्चर है इसका मिस्टेक का लेके अंडर सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79. सो आई विल मीट यू टुमारो. आज के लिए तो वी आर ओवर. ध्यान रखिएगा सेक्शन जितने भी मैंने अभी तक बताते आ रहा हूँ ये अभी साथ में रिवाइज करते हुए चलिए, वरना आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे बाय द टाइम आईपीसी फिनिशेस. तो प्रैक्टिस कैसे करिए? बेयर एक्ट के प्रोविज़न अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टडी नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए. और स्टडी नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, उसको आप हाईलाइट करिए, और साथ में एक अपना लेक्चर रजिस्टर या अपना एक पर्सनल रजिस्टर मेंटेन करके रखिए, जिससे आपको बार बार लेक्चर रेफ़र करने की ज़रूरत ना हो. ऑल राइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.